राठौड़ विला में आज तेजी से आवाजें आ रही थीं। आज पूरे विला में भगदड़ थी, जैसे कोई बहुत जरूरी काम होना हो। भंवर, भंवर, ये सब क्या है? अभी तक कमरा साफ नहीं हुआ। बोला था ना ये आज बहुत जरूरी है। अभी तुम्हारे साहब आते ही होंगे और अगर सब कुछ ठीक नहीं मिला ना तो किसी की खैर नहीं। सीढ़ियों से जल्दबाजी में नीचे आते हुए श्रीमती कोमल राठौड़ ने कहा, जी मालकिन, सब कुछ समय पर हो जाएगा। भंवर ने डरते हुए जवाब दिया, ठीक है, जाओ अब जल्दी हाथ चलाओ, जाकर लॉन की सफाई देखो जरा। भंवर चला गया तो कोमल जी किचन में चली गई। वो आएगी तो न जाने क्या ही सोचेगी। कोमल जी किसी को याद करते हुए सोफे पर बैठ गई। तभी पीछे से किसी की आवाज आई, कौन आ रही है माँ? आवाज की दिशा में कोमल जी ने पलटकर देखा तो पीछे उनकी बड़ी बहू गुंजन खड़ी थी। इस समय कोमल जी भले ही खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनके माथे पर खिंची चिंता की लकीरें गुंजन से छुप न सकी। वो उनके पास आकर बैठ गई और कोमल जी के कंधे पर प्यार से हाथ रखते हुए बोली, आखिर बात क्या है माँ जी? पहले तो आपको इतना परेशान कभी नहीं देखा, और आखिर कौन आ रहा है जिसकी वजह से आप इतनी परेशान हैं? गुंजन की बात सुनकर कोमल जी एकदम से बोली, पंखुड़ी आ रही है तुम्हारे पापा के साथ। पंखुड़ी? ये पंखुड़ी कौन है माँ? गुंजन ने आश्चर्य से पूछा। गुंजन के इस सवाल ने कोमल जी को अतीत में जाने पर मजबूर कर दिया और वो कुछ लम्हों को याद करते हुए आगे बोली, दरअसल जो तुम्हारे दादाजी थे उनके एक बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, जो कोई और नहीं बल्कि पंखुड़ी के दादाजी थे। हमारे शहर आ जाने के बाद हमारी पैतृक हवेली और जो भी जमीन है उसकी देखरेख पंखुड़ी के दादाजी ही करते थे। पंखुड़ी की माँ की मृत्यु उसके जन्म के समय ही हो गई थी। कुछ समय बाद उसके पिता और उनकी पत्नी का भी देहांत हो गया। तब से पंखुड़ी के दादाजी ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन अब वो भी नहीं रहे और इसलिए अब वो यहाँ पर रहने के लिए आ रही है। ये सब बोलते हुए कोमल जी को न जाने क्यों एक अनजान से डर ने घेर लिया था। इधर कोमल जी बेचैन नजर आ रही थी तो दूसरी तरफ एक कार की पिछली सीट में बैठी पंखुड़ी का दिल जोरों से धड़क रहा था। वो खिड़की से बाहर की ओर देखते हुए किसी सोच में गुम थी। वो अपने मन में बोली, एक पल में सब कुछ बर्बाद हो गया। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा। नए लोग, नई जगह, नए नियम, न जाने कहाँ ले जाएगी मुझे ये जिंदगी। पंखुड़ी अपने आने वाले भविष्य को लेकर सोच ही रही थी कि तभी कार ने अचानक से ब्रेक मार दी। पंखुड़ी झटके की वजह से अपनी जगह से कुछ आगे हो गई। इसके बाद उसने जल्दी से खुद को वर्तमान में लाते हुए बगल में बैठे अमृत जी को देखा। पंखुड़ी को देखते हुए अमृत जी ने कहा, मुझे यहाँ से कुछ सामान लेना है, बस अभी आया, उसके बाद सीधे घर चलते हैं। पंखुड़ी ने हाँ में सर हिला दिया और एक बार फिर वो बाहर की ओर देखने लगी। तभी उसने देखा दूसरी ओर से एक बच्चा भागते हुए इस ओर चला आ रहा है और उसके पीछे बच्चे की माँ दौड़ रही है। ये देखकर पंखुड़ी ने तुरंत गेट खोला और जाकर बीच सड़क में उस बच्चे को पकड़ लिया। उसी समय एक लड़का तेज रफ्तार से बाइक राइड करते हुए चला आ रहा था। पंखुड़ी के यूं अचानक सामने आ जाने के कारण उसने जोर से ब्रेक लगाई और उसकी ची ची करते हुए बाइक धीमी हो गई। उस लड़के को पंखुड़ी का चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन अपनी भड़ास निकालने के लिए उस लड़के ने अपना हेलमेट ऊपर किया और जोर से चिल्लाया, यही जगह मिली है क्या मरने को? दिमाग नाम की चीज है कि नहीं? बोलते हुए उसने बाइक की स्पीड बढ़ाई और तेजी से आगे बढ़ गया। लड़के के चेहरे पर हेलमेट होने की वजह से पंखुड़ी भी उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पाई, लेकिन उस लड़के के तीखे शब्द पंखुड़ी के सीने में चुभ जरूर चुके थे। वहीं पंखुड़ी उस बच्चे को उसकी माँ को सौंपकर वापस कार में आकर बैठ गई और कुछ ही देर में सभी लोग घर पहुंच चुके थे। वहां पहुंचते ही कोमल और गुंजन बाहर आ चुकी थी। कुछ पलों के बाद एक लड़की गाड़ी से बाहर आई। उम्र यही कोई 20-22 साल, गोल छोटा सा चेहरा, उस पर बड़ी बड़ी आंखें, सधी हुई पैनी सी नाक और उभरे हुए गुलाबी होंठ। हल्के गुलाबी रंग का सिंपल सा सलवार सूट पहने हुए वो खूबसूरत नजर आ रही थी। अमृत जी ने कहा, आओ बेटा, आज से इसे अपना ही घर समझो। पंखुड़ी ने हौले से हाँ में गर्दन हिला दी तो अमृत जी उसे लेकर कोमल जी और गुंजन के पास ले आए और बोले, पंखुड़ी बेटा, ये तुम्हारी आंटी हैं। पंखुड़ी ने एक नजर कोमल जी को देखा और उनके पैर छूने को हुई तो कोमल जी ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, नहीं बेटा, बेटियां पैर नहीं छूती। ऐसा कहकर उन्हें पंखुड़ी को गले से लगा लिया। उनके गले लग जाने से पंखुड़ी थोड़ा इमोशनल हो गई। फिर कोमल जी ने उसे गुंजन से मिलाते हुए कहा, इससे मिलो, ये मेरे बड़े बेटे अमन की पत्नी और तुम्हारी भाभी गुंजन। गुंजन ने भी बड़े प्यार से पंखुड़ी को गले से लगाते हुए कहा, हमारे परिवार में तुम्हारा स्वागत है पंखुड़ी। वैसे तुम बहुत प्यारी हो, बिल्कुल अपने नाम की ही तरह। पंखुड़ी गुंजन की बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराकर बोली, आप भी बहुत प्यारी हैं भाभी। चारों घर के अंदर चले आए। पंखुड़ी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से पूरे घर को देख रही थी। घर बेहद खूबसूरत और करीने से सजा हुआ था। पंखुड़ी को ऐसे देखकर कोमल जी ने कहा, क्या हुआ बेटा, तुम्हें हमारा घर पसंद नहीं आया? तो पंखुड़ी ने अपनी मीठी सी आवाज में कहा, नहीं आंटी जी, आपका घर बहुत सुंदर है। उसकी बात सुनकर कोमल जी ने गुंजन से कहा, गुंजन, तुम पंखुड़ी को उसके कमरे में ले जाओ, फिर उसे हाथ मुंह धुलवाकर नीचे ले आना, तब तक मैं खाना लगा देती हूँ। उनकी बात सुनकर गुंजन पंखुड़ी को लेकर उसके कमरे में चली गई। गुंजन पंखुड़ी को लेकर ऊपर उस कमरे में आ गई और पूछा,
पंखुड़ी, तुम्हें अपना कमरा पसंद आया ना? तो पंखुड़ी ने कहा, जी भाभी, बहुत सुंदर है। अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ, नीचे चलते हैं। गुंजन ने प्यार से कहा। कुछ देर बाद दोनों नीचे आ गए। टेबल पर खाना लग चुका था। अमृत और कोमल जी वहां पहले से ही बैठे हुए थे। गुंजन और पंखुड़ी भी आकर बैठ गए। तब तक एक लड़की बाहर से भागती हुई आई और अमृत जी के गले लगकर बोली, अब आ गए पापा, मैंने आपको बहुत मिस किया। अमृत जी ने प्यार से उसके माथे को चूम कर कहा, हमने भी अपनी प्रिंसेस को बहुत मिस किया। आइए आप भी लंच कर लीजिए। तभी उस लड़की का ध्यान पंखुड़ी की तरफ गया और वो बोली, आप पंखुड़ी दी है ना? माँ ने बताया था आपके बारे में। पंखुड़ी ने बस मुस्कुराकर सर हिला दिया। तो कोमल जी बोली, पंखुड़ी, ये है मेरी बेटी आद्या, हमारे घर की जान और सबकी लाडली। तभी पीछे से अमन भी आता हुआ बोला, अरे भाई, हम भी तो हैं यहाँ पर। गुंजन अमन को देखते ही बोली, अमन आपने तो कहा था मीटिंग है तो लंच के लिए नहीं आएंगे। हाँ बाबा, मीटिंग कैंसिल हो गई और मैं आ गया, अमन ने मुस्कुराकर कहा। फिर अमृत जी के पैर छूकर बोला, कैसे हैं आप डैड? अच्छा हूँ बेटा, ऑफिस में सब ठीक है ना? अमृत जी ने कहा, जी पापा, सब ठीक से हो रहा है, अमन ने बैठते हुए जवाब दिया। तभी कोमल जी ने अमन से कहा, अमन बेटे, पंखुड़ी से मिलो। उनके कहने पर अमन और पंखुड़ी ने मुस्कुराकर एक दूसरे का अभिवादन किया और सब खाना अपनी अपनी प्लेट में परोसने लगे। अमृत जी खाना शुरू करने ही वाले थे। पहला निवाला मुंह तक ले जाते जाते रुक गए और बोले, कोमल जी, आपके छोटे शहजादे कहाँ हैं? अमृत जी की बात सुनते ही सबके हाथ अपने आप रुक गए। पंखुड़ी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ऐसा भी क्या कह दिया अमृत जी ने। वो सबकी तरफ देखने लगी। वो तो सुबह निकल गया, आप आने वाले हैं उसे पता नहीं था, वरना वो भी होता इस वक्त। कोमल जी ने हिचकिचाते हुए कहा, किससे झूठ बोल रही हैं आप कोमल जी? अगर उसे पता होता कि हम आ रहे हैं तो भी वो नहीं रुकता, उसे हमारी परवाह ही कहाँ है? अमृत जी ने कोमल जी को देखते हुए गुस्से में कहा, आप ये सब क्यों बोल रहे हैं? कोमल जी ने पंखुड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्यों ना कहे कोमल जी, और वैसे भी पंखुड़ी भी अब इस परिवार का हिस्सा है, आज नहीं तो कल उसे सब पता चल ही जाएगा। अमृत जी ने जवाब दिया। इसके बाद सब खाना खाकर आराम करने चले गए। इधर पंखुड़ी भी अपने कमरे में आकर अपना सामान अलमारी में जमाने लगी, लेकिन उसके दिमाग में खाने की टेबल पर हुई सारी बातें घूम रही थी। वो मन ही मन सोच रही थी कि आखिर वो सब किसके बारे में बात कर रहे थे, कौन है वो? कुछ देर बाद वो बेड पर जाकर लेट गई और देखते ही देखते उसे नींद आ गई। इधर रात के समय कोमल जी और गुंजन महाराज जी के साथ खाने की तैयारी करवा रही थी, तो पंखुड़ी भी वहां चले आए। कुछ देर में किचन में लगभग सब हो चुका था तो सब बाहर आ गए। कोमल जी ने अचानक गुंजन से कहा, गुंजन बेटा, उसे फोन करो और बोलो कि पापा आ गए हैं तो आज रात घर आ जाए, अगर वो नहीं आया तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। गुंजन ने अपने हाथों में उनका हाथ लेकर कहा, माँ आप परेशान मत होइए, मैं करती हूँ उनको फोन, भैया आज घर आएंगे रात को। कोमल जी ने प्यार से गुंजन के सर पर हाथ फेरा और चली गई। पंखुड़ी भी वहीं पर सब सुन रही थी। एक बार फिर से उसकी सोच ने दिमाग में दस्तक दे दी थी। रात को सब डिनर टेबल पर थे और हमेशा की तरह एक चेयर खाली थी। कोमल जी कभी उस कुर्सी को देखती तो कभी हॉल के बीचों बीच लगी हुई घड़ी को। पंखुड़ी की नजर भी दरवाजे पर ही जाकर ठहरती। आखिर कौन है जिसने सबको घर में इतना बेचैन किया हुआ है? सबने डिनर खत्म किया लेकिन कोई नहीं आया। पंखुड़ी भी अपने कमरे में आ गई। वो कमरे में कोई किताब पढ़ रही थी। अचानक उसे किसी गाड़ी की आवाज आई। पंखुड़ी ने बालकनी का पर्दा हटाकर नीचे झांकना चाहा। तब तक उस गाड़ी की लाइट बंद हो चुकी थी। कुछ पल बाद पंखुड़ी को गार्डन में कोई साया नजर आया जो अंदर घर की तरफ आ रहा था, लेकिन अंधेरा होने के कारण कुछ ठीक से साफ दिखाई नहीं दे रहा था और उस अंधेरे का फायदा उठाते हुए वो साया भी घर के अंदर दाखिल हो गया था। आखिर कौन था ये साया जो चुपके से घर में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था? आखिर कैसा होगा अब पंखुड़ी का नया सफर? आखिर कौन सा राज है जिसकी वजह से कोमल जी परेशान थी? आखिर घर का बेटा अपने पापा से क्यों खफा है? जानने के लिए सुने अगला एपिसोड। अगले दिन सुबह पंखुड़ी की आंख 6 बजे ही खुल गई। वो नहा धोकर नीचे आई तो उसे गुंजन मिल गई। उसे देखते ही गुंजन ने कहा, गुड मॉर्निंग पंखुड़ी, तुम इतने सुबह सुबह ही उठ गई। गुड मॉर्निंग भाभी, हमें जल्दी उठने की आदत है हमेशा से। चलो कोई बात नहीं, आओ फिर मंदिर में चलकर दिया बाती कर लेते हैं। राठौर विला में घर के पीछे खुला आंगन था और वहीं आंगन के किनारे से संगमरमर का बेहद खूबसूरत मंदिर बनाया हुआ था जिसमें राधा कृष्ण की एक बेहद खूबसूरत मूर्ति पधारी हुई थी। गुंजन और पंखुड़ी ने मिलकर साफ सफाई की। तब तक भंवर ने गार्डन से ताजे फूल लाकर दे दिए। उन्होंने एक सुंदर सी माला बनाकर राधा कृष्ण जी को पहनाई और बाकी फूलों से मंदिर को सजा दिया। गुंजन ने आरती की थाली में दिया रखते हुए कहा, पंखुड़ी हम आरती शुरू करते हैं, तब तक सब लोग आ जाएंगे और आज आरती तुम गाओगी। गुंजन की बात सुनकर पंखुड़ी ने हाँ में सर हिलाया और भगवान के सामने शीश झुकाया और हाथ जोड़कर आंख बंद करके गाना शुरू किया। पंखुड़ी की सुरीली आवाज सुनकर सब मंदिर में अपने आप खिंचे चले आए थे। सबने आरती फेर ली। अब आरती का थाल पंखुड़ी के हाथ में था और वो गाए जा रही थी।
वहीं घर के फर्स्ट फ्लोर पर बने उस कमरे में, जो कि मंदिर की लगी हुई दीवार से ठीक ऊपर था, वो लड़का नींद में कसमसाता हुआ करवट बदल रहा था। ढेर सारे तकिए कान पर लाद दिए, फिर भी सो नहीं पा रहा था। वो नींद में ही बड़बड़ाया, कौन है ये, सोने भी नहीं दे रही। माँ और भाभी तो कभी इतनी तेज आरती नहीं गाते। उफ, क्या मुसीबत है। वो आखिरकार झल्लाकर उठा और लोअर टी शर्ट में ही नीचे चला आया। वो आवाज के पीछे पीछे मंदिर के पास तक आ गया, पर मंदिर में ना आकर वहीं दीवार से टिककर खड़ा होकर देखने लगा। पंखुड़ी की पीठ उसकी तरफ थी। बस उस लड़के को इतना नजर आ रहा था कि एक व्हाइट कलर का अनारकली सूट पहने और उसके ऊपर नीले कलर का दुपट्टा ओढ़े कोई भजन गा रहा था। पंखुड़ी ने आरती खत्म की और सबको आरती दी। सबने पंखुड़ी की आवाज की बहुत तारीफ की और उसके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। पंखुड़ी थाल लिए पलटी तो उसकी नजर उस लड़के पर पड़ी। 6 फीट की हाइट, गोरा रंग, नीली आंखें और गहरी इतनी जैसे अब आंखों से ही बोल देगा। हल्की हल्की बियर्ड, गुलाबी से होंठ, फिट और सुड़ैल शरीर जिस पर टी शर्ट भी कसी हुई महसूस हो रही थी। तभी गुंजन की आवाज आई, वैदिक भैया आप यहाँ, वो भी इतनी सुबह सुबह। वैदिक ने कुछ नहीं कहा, बस हल्के से गुंजन की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। फिर गुंजन पंखुड़ी की तरफ देखकर बोली, पंखुड़ी ये है मेरे देवर वैदिक, जाओ आरती दो उनको भी, मैं किचन में जाकर देखती हूँ। कहकर गुंजन चली गई। वैदिक अभी भी दीवार से टेक लगाए गहरी नजरों से पंखुड़ी को अपलक देखे जा रहा था, जो नजरें झुकाए आरती की थाल लिए उसकी तरफ बढ़ रही थी। गीले लंबे बाल जो एक साइड को हो रखे थे, काजल से सनी बड़ी बड़ी आंखें, आंगन में आ रही धूप से सोने सा चमकता चेहरा और उस पर मोती सी ठहरी पानी की बूंदें। सर से दुपट्टा ओढ़े पंखुड़ी बेहद खूबसूरत लग रही थी। अब वैदिक को खूबसूरत लग रही थी या वो उसे घूर रहा था, ये तो वही जाने। पंखुड़ी उसके सामने खड़ी हुई और आरती का थाल उसके आगे कर दिया, लेकिन वैदिक ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। तो पंखुड़ी ने नजर उठाकर उसकी तरफ देखा तो उसकी नीली आंखों से नजर टकरा गई। पंखुड़ी उन गहरी आंखों का ताप नहीं सह सकी तो फिर से नजरें झुका ली और उसके गुलाबी से होंठ बुदबुदा उठे। आरती लीजिए। वैदिक ने उसे वैसे ही देखते हुए रौबदार आवाज में कहा, नहीं चाहिए और आगे से मेरी नींद मत खराब करना। इतना बोलकर वो वहां से चला गया और पंखुड़ी उसे देखती ही रह गई। गुंजन किचन में महाराज के साथ नाश्ते की तैयारी करवा रही थी तो वैदिक वहां आकर बोला, कौन है वो? कौन? गुंजन ने काम में लगे हुए एक नजर वैदिक को देखकर कहा, वही जिसके भजन ने मेरी नींद में खलल डाल दिया। वैदिक ने मुंह बनाकर कहा, अच्छा वो पंखुड़ी है, आपके दादाजी के हवेली वाले दोस्त है ना, उनकी पोती। दादाजी के जाने के बाद वो अकेली रह गई तो पापा उसे यहाँ ले आए। अब से वो यहीं रहेगी हम सबके साथ। प्यारी है ना, और गाती भी कितना मीठा है। गुंजन ने खुश होकर कहा। तो वैदिक ने उसे घूरा और बोला, तो मिस्टर राठौर एक और आउटसाइडर को ले ही आए घर में प्यार लुटाने को। उसके ऐसा कहने पर गुंजन उसे देखने लगी। वो उससे कुछ कहती उससे पहले ही उसे पंखुड़ी आती हुई दिखाई दी तो उसने पंखुड़ी को आवाज लगाकर कहा, पंखुड़ी आओ ना। पंखुड़ी वैदिक के बगल से गुजरकर अंदर गुंजन के पास आ गई। वैदिक ने उसे घूर कर देखते हुए कहा, भाभी मैं फ्रेश होकर आता हूँ, मेरी कॉफी बना देना प्लीज। वैदिक चला गया तो गुंजन वैदिक के लिए कॉफी बनाने लगी और पंखुड़ी महाराज जी की हेल्प करने लगी। तभी भावर आकर बोला, बड़ी बहू जी अमन भैया बुला रहे हैं आपको। गुंजन ने उसकी बात सुनकर एक बार कॉफी की तरफ देखा और फिर कुछ सोचकर पंखुड़ी से कहा, पंखुड़ी तुम वैदिक भैया की कॉफी बना दोगी, मैं अमन को देखकर आती हूँ। जी भाभी आप जाइए, हम बना देते हैं। पंखुड़ी ने जवाब दिया तो गुंजन चली गई। जैसे ही गुंजन कमरे में आई, अमन ने पीछे से दरवाजा बंद कर लिया तो गुंजन ने बोला, ये क्या है अमन, क्या काम था आपको? तो अमन ने उसे खींचकर अपनी बाहों में भरते हुए कहा, कैसी बीवी हो यार तुम, सुबह से बिजी, बेचारे पति का तो ख्याल ही नहीं है। गुंजन उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए उसके गालों पर अपनी हथेली से पकड़कर उसका सर हिलाते हुए बोली, अच्छा जी मेरा बेचारा पति, बताइए कैसे ख्याल करूं आपका? अभी शादी को पूरा 1 साल भी नहीं हुआ और देखो ऐसा लगता है जैसे 10 साल हो गए। रोमांस नाम की कोई चीज ही नहीं है। अमन ने मुंह बनाते हुए कहा, अच्छा जी तो आपको रोमांस चाहिए, अभी कर लेते हैं। गुंजन ने शरारत से मुस्कुराकर कहा, सच्ची में? अमन चहक कर बोला, हाँ जी बिल्कुल, आंखें बंद कीजिए ना पहले। अमन ने गुंजन की बात सुनकर झट से आंखें बंद करी तो गुंजन ने जोर से उसके गालों पर चुटकी काटी और जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ गए। लेकिन अमन ने गुंजन का हाथ पकड़कर खींच लिया और बोला, अब तो इस गुस्ताखी की सजा मिलेगी आपको। गुंजन उसकी बात सुनकर शर्म से उसके गले से लग गई। इधर पंखुड़ी वैदिक के लिए कॉफी बनाकर हटी ही थी कि गुंजन आ गई और बोली, बन गई कॉफी? तो पंखुड़ी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ भाभी कॉफी बन गई है। तब तक वैदिक की आवाज आई, भाभी
मेरी कॉफी। गुंजन कप लेकर बाहर चली गई और पंखुड़ी नाश्ता लगवाने में महाराज जी की हेल्प करने लगी। इधर गुंजन ने सोफे पर बैठे हुए वैदिक को कॉफी पकड़ाई और जैसे ही उसने कॉफी का एक घूंट भरा वैसे ही गुंजन से बोला, भाभी कॉफी किसने बनाई है? ये कॉफी पंखुड़ी ने बनाई है। वो मुझे कुछ काम आ गया था तो मैंने उससे बनवा दी। पंखुड़ी का नाम सुनते ही वैदिक ने वो प्याला वापस टेबल पर रख दिया और वहां से बिना कुछ कहे चला गया। पंखुड़ी भी वहीं डाइनिंग टेबल के पास खड़ी ये सब देख रही थी। उसे समझ नहीं आया कि ऐसा भी क्या हो गया जो वैदिक उसके हाथ की कॉफी छोड़कर चला गया। गुंजन ने पंखुड़ी की ओर देखा तो बोली, पंखुड़ी तुम उदास मत हो प्लीज। वैदिक भैया ना हम सबसे थोड़े अलग हैं। मेरे और माधव काका के अलावा कोई उनका काम करे ये उन्हें पसंद नहीं। गलती मेरी ही है, मुझे तुम्हें कॉफी बनाने के लिए नहीं कहना चाहिए था। गुंजन की बात सुनकर पंखुड़ी ने कहा, कोई बात नहीं भाभी, मैं अभी आती हूँ। पंखुड़ी ऊपर अपने कमरे की तरफ जा रही थी और वहां से वैदिक नीचे की तरफ अपनी शर्ट की बाहों को फोल्ड करते हुए तेजी से आ रहा था। वो इतनी तेजी से नीचे आया कि पंखुड़ी उसे अपने सामने देखकर हड़बड़ा गई और उसका पैर फिसल गया। लेकिन जैसे ही वो गिरने को हुई तो वैदिक ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया, जिससे उसके हाथ की कलाइयों में मौजूद चूड़ियां खनक उठी। पंखुड़ी आंखें बंद किए पीछे की ओर ही झुकी हुई थी और वैदिक उसे ध्यान से देख रहा था। जब काफी देर तक पंखुड़ी ने आंख नहीं खोली तो वैदिक ने उसे झटके से अपनी तरफ खींचा तो पंखुड़ी उसके सीने से जा टकराई और पंखुड़ी के दोनों हाथ उसके कंधे पर चले गए। वैदिक के दिल की धड़कनें पंखुड़ी को सुनाई दे रही थी, जिससे उसके दिल की धड़कन भी ताल से ताल मिलाने लगी। आज तक पंखुड़ी किसी लड़के के इतने करीब नहीं गई थी। उसकी सांसें तेज थी, जिसे वैदिक ने महसूस किया और अपने कंधे पर पंखुड़ी की मजबूत पकड़ को भी। मिस हवेली, अब जिंदगी भर मेरे सीने से लगे रहने का इरादा है क्या तुम्हारा? उसकी आवाज सुनते ही पंखुड़ी ने झट से आंखें खोल दी और अपने हाथ उसके कंधे से हटाकर दोबारा पीछे हटने को हुई तो फिर से गिरने लगी। तो वैदिक ने इस बार उसको कमर से पकड़ लिया और बोला, हेलो, क्या लगा रखा है ये? बार बार क्यों गिर रही हो? मैं हर बार नहीं बचाऊंगा, तुम सीधी खड़ी रहो। पंखुड़ी के मुंह से निकला, सॉरी, वो हम बेचारी पंखुड़ी की हालत खराब हो रही थी। उसके शब्द हलक में ही अटक गए। तुम एक वचन हो ना, तो ये बहुवचन क्यों बन रही हो? वैदिक ने कहा तो पंखुड़ी ने अपना सर उठाकर धीरे से कहा, मतलब ये कि ये हम क्या लगा रखा है? तुम एक ही हो ना, तो मैं बोलो। वो हम ऐसे ही बात करते हैं, पंखुड़ी ने जवाब दिया। वैदिक ने मुंह बनाकर आंखों को चढ़ाते हुए कहा, व्हाटएवर, लेकिन आगे से ध्यान रखना, अगर मेरे किसी काम में दखल दिया तो अगली बार तुम्हें गिरने से मैं नहीं बचाऊंगा, बल्कि खुद तुम्हें धक्का दे दूंगा, समझी? अब हटो मेरे रास्ते से। वैदिक ने उसे छोड़कर कहा। वैदिक इतना कहकर फुर्ती से घर से बाहर जाने लगा तो कोमल जी ने उसे जाते हुए देखकर टोकते हुए कहा, कहाँ जा रहा है? नाश्ता तो करता जा। मैं सुमित के घर जा रहा हूँ और नाश्ता भी वही करूंगा। वैसे भी इस घर में अब सुकून कहाँ है, इतनी भीड़ जो हो गई है। कहता हुआ वो घर से बाहर निकल गया। कोमल जी ने वहां खड़ी हुई पंखुड़ी को देखा तो समझ गई कि वैदिक ने वो सब क्यों कहा। पंखुड़ी वापस मुड़कर अपने कमरे में चली गई और कोमल जी बुझा सा मुंह लेकर गुंजन के पास चली आई और बोली, पता नहीं ये लड़का क्या चाहता है, पंखुड़ी के सामने ही न जाने क्या क्या बोल रहा था। बेचारी पंखुड़ी क्या सोचेगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं पंखुड़ी को समझा दूंगी। बाकी वैदिक भैया का तो आपको पता ही है ना, जब से वो सब कुछ हुआ है कितना बदल गए हैं वो। हाँ गुंजन, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन पता नहीं सब कब ठीक होगा। उसके बाद से इस घर में रिश्तों में इतनी दूरियां आ गई हैं, खासकर अमृत और वैदिक के बीच। वैसे माँ, आपने एक चीज नोटिस की? आज पंखुड़ी की आवाज सुनकर वैदिक भैया मंदिर के बाहर तक चले आए। मतलब कोई तो है जो उन्हें मजबूर कर सकता है उनकी जगह से हिलने के लिए, और आज ये पंखुड़ी ने किया। गुंजन हंसकर बोली। उसकी बात सुनकर कोमल जी हंसते हुए बोली, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो मुझे ये डर है कि ये लड़का अपने गुस्से में पंखुड़ी को कोई नुकसान ना पहुंचा दे, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। गुंजन ने बोला, आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं ध्यान रखूंगी। सब नाश्ते के लिए आ गए थे और हमेशा की तरह वैदिक की कुर्सी खाली थी। अमृत जी ने एक बार उस कुर्सी की तरफ देखा और ना में सर हिलाकर बैठकर नाश्ता करने लगे और साथ ही साथ अमन से आज होने वाली मीटिंग के बारे में डिस्कस भी करते जा रहे थे। क्या वैदिक को सच में ही हो चुकी है पंखुड़ी से नफरत? क्या वो नहीं चाहता कि वो इस घर में रहे? आखिर वैदिक के इस रूड नेचर के पीछे क्या कारण है? आखिर उसे अपने पापा से इतनी नफरत क्यों है? और अब कैसे रहेगी पंखुड़ी इन बदलावों के साथ? कैसा रहेगा इन दोनों का रिश्ता? जानने के लिए सुने अगला एपिसोड। थोड़ी देर बाद वैदिक एक फ्लैट के सामने खड़ा था, जिसके दरवाजे पर सुमित सचदेवा के नाम की नेम प्लेट लगी थी। वैदिक ने बेल बजाई तो एक लड़के ने दरवाजा खोला। भूरी आंखें, गोरा लंबा चेहरा, घुंघराले बाल और कसरती बदन, कुल मिलाकर अच्छा खासा स्मार्ट बंदा। सुमित सचदेवा,
वैदिक का खास और इकलौता दोस्त। सुमित के माता पिता अब नहीं हैं और वो यहाँ अकेला रहता है। स्कॉलरशिप के बल पर सुमित ने वैदिक के कॉलेज से अपनी पढ़ाई की और वहीं इन दोनों की दोस्ती की शुरुआत हुई। पढ़ाई खत्म होने के बाद दोनों ने राठौड़ इंडस्ट्रीज में काम करना शुरू किया था, पर फिर कुछ ऐसा हुआ कि इनको वो सब छोड़ना पड़ा। अब दोनों मिलकर खुद का बिजनेस करते हैं। सुमित से वैदिक कभी कुछ नहीं छुपाता और सुमित हर हाल में वैदिक के साथ खड़ा रहता है। सुमित शायद अभी सो ही रहा था। दरवाजा खोलते ही बोला, तू यहाँ इतनी सुबह सुबह? सीनियर राठौड़ ने घर से बाहर निकाल दिया क्या? उसने अपनी आंखें मलते हुए कहा। उसकी बात सुनकर वैदिक ने उसे घूरते हुए कहा, कुछ भी मत बोल और अब हट दरवाजे से। वैदिक अंदर आया और सुमित ने दरवाजा बंद किया और उसके पीछे आते हुए बोला, तो तू इस वक्त मेरी नींद खराब करने आया है? फिर रुक का बोला, एक मिनट, कहीं तेरे उस संस्कारी भाई ने तो कुछ नहीं कर दिया? उसकी बात सुनकर वैदिक ने सोफे पर पड़ा कुशन उठाकर उसकी तरफ फेंक कर बोला, चुप कर जा, उसके बारे में बात करना जरूरी है क्या? अच्छा सॉरी ना, कम से कम मार तो मत। सुमित ने उसके बगल में सोफे पर परसते हुए कहा, मैं यहाँ सोने आया हूँ, समझा? घर पर उस लड़की ने नींद उड़ा दी। लड़की? कौन लड़की? सुमित ने हैरानी से कहा, वो मिस हवेली, क्या नाम है उसका? हाँ, पंखुड़ी, दादाजी के दोस्त की पोती। मिस्टर राठौड़ उसे अपने घर ले आए, यही रहेगी वो अब। सुबह सुबह अच्छी खासी नींद में था, भजन गा के उठा दिया मैडम ने। ओहो, ये बात है। वैसे देखने में कैसी है? सुमित ने उसे छेड़ते हुए कहा तो वैदिक के सामने वो पल घूम गया जब उसने पंखुड़ी को देखा था सुबह। फिर और झटक कर सुमित की गर्दन दबाते हुए बोला, आजा बताऊं तुझे कैसी है कैसी नहीं। आ, क्या कर रहा है साले, छोड़, लग जाएगी मुझे। सुमित ने अपने आप को छुड़ाते हुए कहा, अब दोबारा मुंह मत खोलना, समझा? और मैं सोने जा रहा हूँ, कहकर वैदिक बेडरूम की तरफ चल दिया। अरे रुक, मुझे भी सोना है अभी। और दोनों जाकर सो गए। फिर उठकर ब्रेकफास्ट किया और दोनों अपने ऑफिस के लिए निकल गए। शाम तक दोनों अपने काम में बिजी रहे। जब छुट्टी का टाइम हुआ तो वैदिक सुमित के पास आकर बोला, सुन, आज तो मेरे साथ घर पर रुकेगा। क्यों भाई? 5 दिन से शक्ल नहीं देखी उसकी। मिस्टर राठौड़ जो नहीं थे घर पर अब जब वो आ गए हैं तो आज शाम उनका आना तय है। मेरा बस चलता तो घर नहीं जाता, पर मैं नहीं चाहता माँ और भाभी को कुछ सुनना पड़े मेरी वजह से, और उसे देखने के बाद मैं खुद के काबू में नहीं रहता। अगर तू होगा तो संभाल लेगा। ठीक है, मैं चल रहा हूँ तेरे साथ। राठौड़ विला। अमृत जी और अमन आ चुके थे ऑफिस से। सब हॉल में बैठकर चाय ही पी रहे थे, तभी बाहर से किसी की आवाज आई, कैसे हैं आप छोटे पापा? सबने दरवाजे की तरफ देखा तो एक आदमी, औरत और एक लड़का और लड़की खड़े थे। ये है वैदिक के बड़े पापा वीरेंद्र राठौड़ और बड़ी माँ कुसुम, उसका बेटा संस्कार और बेटी मायरा। अमृत ने मुस्कुराकर उठते हुए कहा, संस्कार, वेलकम माय सन। संस्कार आकर अमृत जी के पैर छूकर उनके गले लग गया। उसके बाद अमृत जी और उनका पूरा परिवार वीरेंद्र और कुसुम से मिले और सब वापस बैठ गए। सुहासी जी ने गुंजन से कहा, गुंजन जाओ, सबके लिए चाय और नाश्ता ले आओ, और सुनो, भंवर से कहकर पंखुड़ी आद्या को भी बुलवा लो, वो दोनों इस वक्त गार्डन में हैं। गुंजन किचन में चली गई और उसके कहने पर भंवर उन दोनों को बुलाने चला गया। थोड़ी देर बाद आद्या और पंखुड़ी अंदर आ गए। पंखुड़ी को देखकर संस्कार की नजरें तो उस पर ही टिक गई। सादगी में भी इतनी खूबसूरत लड़की संस्कार ने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखी थी। वो तो बस पंखुड़ी को ही देखे जा रहा था। पंखुड़ी को जैसे ही अपने ऊपर किसी की घूरती नजरें महसूस हुई तो उसने तुरंत सर को उठाकर देखा और वैसे ही संस्कार ने अपनी नजरें दूसरी तरफ कर ली। कोमल जी ने बोला, आओ बेटा पंखुड़ी, इनसे मिलो। ये हैं आद्या के बड़े पापा, बड़ी मम्मी, ये उनका बेटा संस्कार और ये उनकी बेटी मायरा। पंखुड़ी ने उन सबको हाथ जोड़कर नमस्ते किया तो वीरेंद्र जी बोले, तुम हवेली वाले काकू की पोती हो ना? तो पंखुड़ी ने हाँ में सर हिला दिया। पंखुड़ी को इतने सारे लोगों के बीच में अजीब सा लग रहा था। अभी तो वो राठौड़ विला में ही ढलने की कोशिश कर रही थी, ऊपर से कुछ नए लोग। इन सबसे बचने के लिए उसने कहा, आंटी जी, मैं जाकर भाभी की मदद कर देती हूँ, कहकर पंखुड़ी चली गई और संस्कार पंखुड़ी को पीछे से जाता हुआ देख रहा था। वैदिक और सुमित जैसे ही अंदर आए, कुसुम जी ने मुंह बनाते हुए कहा, आ गया मेरे बेटे का दुश्मन नंबर 1। वीरेंद्र जी उनकी बात सुनकर उन्हें झिड़कते हुए बोले, कुसुम जी, हर बार वही बात करना जरूरी है क्या? क्यों ना करूं जी, आप भूल सकते हैं लेकिन मैं नहीं। इसने मेरे बेटे के साथ क्या किया है? वो तो गनीमत है कि इसकी वजह से हमने बाकी सबसे रिश्ता नहीं तोड़ा, वरना जो इसने किया है ना, उसके बाद तो मैं इस घर में कभी पैर भी ना रखती। कुसुम जी ने भड़कते हुए कहा,
अच्छा आप बस भी कीजिए, हम यहाँ इन सब बातों के लिए नहीं आए हैं। वीरेंद्र जी ने उन्हें चुप करवाते हुए कहा तो कुसुम जी ने मुंह बनाते हुए चाय का प्याला उठाया और पीने लगी। बाकी सबका मन तो खट्टा हो ही चुका था, पर कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। वैदिक ने भी आते आते सब सुना। वो वहां नहीं रुका और सीधा अपने रूम में जाने लगा तो पीछे से संस्कार ने आवाज लगाई, वैदिक। वैदिक वहीं रुक गया और साथ ही सुमित भी। संस्कार अपनी जगह से उठा ही था, पर कुसुम ही उसका हाथ पकड़कर बोली, कोई जरूरत नहीं, बैठो यहाँ चुपचाप। मॉम प्लीज, वैदिक भाई है मेरा। संस्कार ने अपना हाथ छुड़ाकर कहा और वैदिक की तरफ आकर उसके गले लगते हुए बोला, कैसा है मेरा भाई? सबकी नजरें उन दोनों की तरफ ही थी। वैदिक की आंखों में गुस्सा था। उसने एक नजर कोमल जी को देखा जो कि ना में सर हिलाकर उसे इशारा कर रही थी। कोमल जी का इशारा पाकर वैदिक ने खुद को शांत किया और वापस संस्कार को हक किया, लेकिन अपनी पकड़ बहुत सख्त रखी और जबरदस्ती का मुस्कुराते हुए उसके कान में बोला, अब तक ठीक था, पर तेरी शक्ल देख ली ना तो मेरे मिजाज बिगड़ गए हैं। क्या यार वैदिक, इतना गुस्सा अच्छी बात नहीं है। क्या अच्छा है क्या बुरा मुझे मत बता, और बार बार मेरे रास्ते में आना बंद कर, समझा? क्योंकि जिस दिन मेरी सटक गई ना उस दिन तुझे बहुत भारी पड़ेगा। वैदिक ने उसे दांत पीसकर मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा और उससे अलग हो गया। संस्कार मुस्कुराते हुए बोला, अब भी तेरी आदत नहीं गई ना बिना सोचे समझे कुछ भी करने की? पर कोई नहीं, तू भाई है मेरा, कर लेना अपने मन की। वैदिक ने उसकी तरफ से मुंह फेर लिया तो संस्कार सुमित की तरफ हाथ बढ़ाकर बोला, हाय सुमित, कैसे हो? सुमित ने वैसे ही कहा, ऑल गुड। तो संस्कार ने अपना बढ़ा हुआ हाथ वापस खींचकर कहा, तो मतलब तुम भी मेरे भाई जैसे होते जा रहे हो? कोई बात नहीं। सुमित और वैदिक दोनों ने एक नजर एक दूसरे को देखा और ऊपर चले गए। संस्कार उन्हें जाते हुए देख रहा था और मन ही मन कुछ सोचकर मुस्कुरा दिया। जहाँ एक और ये सब चल रहा था, वहां पर कोई था जिसको इस मेलो ड्रामा में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। वो तो बस सुमित को ही देखे जा रही थी। जब से सुमित वहां आया था और जितनी देर सुमित वहां रहा और जब तक नजरों से ओझल नहीं हो गया, वो उसे ही देखती रही और मन ही मन बोली, इतना गुरूर किस बात का है तुम में सुमित सचदेवा? लड़के मायरा राठौड़ के पीछे पीछे घूमते हैं और तुम हो कि एक नजर उठाकर नहीं देखते। मायरा एक मॉडर्न ख्यालातों वाली लड़की थी, एकदम जिद्दी। जिस भी चीज पर उसकी नजर पड़ जाए उसे पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी, कुछ भी कर सकती थी। जब मायरा ने पहली बार सुमित को देखा था वो तभी से उसकी दीवानी थी और वो तब से लगातार कोशिश कर रही थी कि वो सुमित को पा सके, लेकिन सुमित को मायरा में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इधर आद्या की नजर भी मायरा की नजर का पीछा करते हुए सुमित तक जा पहुंची। उसने एक बार सुमित को देखा और फिर सुमित को देखते हुए मायरा को देखा और अपनी नजरें फेर ली। इस वक्त उसके चेहरे पर बहुत सारे मिले जुले भाव आ रहे थे। उसके मन में क्या चल रहा था ये कहना बहुत मुश्किल था। संस्कार अभी वहीं खड़ा था, तभी उसे गुंजन के साथ पंखुड़ी आती हुई दिखाई दी। वो उन दोनों की तरफ बढ़ गया। शायद वो पंखुड़ी से बात करना चाहता था। गुंजन ने उसे ऐसे देखकर बोला, अरे संस्कार भैया, आप क्यों आए? हम आ ही रहे थे। ओहो मेरी प्यारी भाभी, आप इतना काम करती हैं तो क्या मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प नहीं कर सकता? संस्कार ने मुस्कुराते हुए कहा, पर मेरी मदद पंखुड़ी कर रही है ना? गुंजन ने कहा। तब भी संस्कार ने उसके हाथ से ट्रे ले ली और आकर टेबल पर रख दी। पंखुड़ी ने भी सब सामान रखा और ऊपर जाने लगी। उसको वहां से जाता देखकर संस्कार भी सबसे नजरें बचाकर उसके पीछे आया और पंखुड़ी को आवाज लगाई, पंखुड़ी। उसकी आवाज सुनकर पंखुड़ी ने पलट कर देखा और हिचकिचाकर बोली, जी कहिए, आप वहां कहाँ जा रही हैं? सब तो नीचे बैठे हैं। उधर से वैदिक नीचे आ रहा था। जैसे ही उसने पंखुड़ी और संस्कार को एक दूसरे से बात करते हुए देखा, उसकी नसें तन गई। इधर पंखुड़ी संस्कार से कुछ कह नहीं जा रही थी कि तब तक वैदिक की आवाज आए, सुनो, 2 कप कॉफी बना दोगी क्या? पंखुड़ी ने एक नजर वैदिक को देखा, फिर नजरें झुकाकर बोली, हम भाभी से कह देते हैं, वो बना देंगी। देख नहीं रही हो भाभी कितनी बिजी है सबके साथ? मैंने तुमसे कहा है ना तो तुम बनाओगी। हाँ पर हम कैसे? सुबह तो आपने, पंखुड़ी ने कहा तो वैदिक ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, हाँ ठीक है, लेकिन अभी मैं ही कह रहा हूं ना बनाने के लिए। तो पंखुड़ी ने कहा, ठीक है बनाकर भिजवाते हैं, कहकर वो चली गई। इधर वैदिक ने संस्कार को एक सार्कास्टिक सी स्माइल दी और वापस ऊपर चला गया। संस्कार ने मन ही मन बोला, तो वैदिक तुम इतना पोसेसिव हो पंखुड़ी को लेकर कि बात तक नहीं करने दी। पर चलो कोई बात नहीं, आज न सही तो फिर कभी। अब तो पंखुड़ी भी यही है और मैं भी, कहकर वो वापस आकर सबके साथ बैठ गया। इधर पंखुड़ी बड़बड़ाती हुई किचन में आई और बोली, कितने अजीब है ये वैदिक जी, सुबह हमारी बनाई हुई कॉफी छोड़ दी और अब इन्हें हमारे हाथ की बनी कॉफी चाहिए। सच कहते हैं अंकल जी, शहजादे ही हैं ये, नखरेबाज कहीं के।
आखिर वैदिक को संस्कार से इतनी नफरत क्यों है? आखिर क्या राज है इस परिवार का जो कई रिश्तों को चोट पहुंचाए हुए है? आखिर अब संस्कार क्या करने वाला है वैदिक और पंखुड़ी के साथ? क्या सच में नफरत के बीच वैदिक के दिल में पनप रही है मोहब्बत, या इसके पीछे कुछ और राज है? आखिर क्या मोड़ लेने वाली है वैदिक और पंखुड़ी की जिंदगी? जानने के लिए सुने अगला एपिसोड। पंखुड़ी ने 2 कप कॉफी बनाई और सोचने लगी, कॉफी किसके हाथ भिजवाए? ना तो यहाँ महाराज जी दिखाई दे रहे थे और ना ही भावर भैया। कुछ सोचकर पंखुड़ी किचन से बाहर आई। उसने एक बार बाहर बैठे हुए सब पर निगाहें डाली और चुपके से आद्या को अपने पास आने का इशारा किया। उसका इशारा पाते ही आद्या उसके पास आकर बोली, क्या हुआ पंखुड़ी दी? आद्या, हमने आपके भैया के लिए कॉफी बनाई है, क्या आप जाकर उनके रूम में दे आएंगी? अच्छा ठीक है, मुझे दीजिए, मैं देकर आती हूँ। पंखुड़ी ने आद्या को ट्रे पकड़ा दी तो आद्या ऊपर जाने लगी। मायरा ने उसे देखा तो समझ गई कि वो वैदिक और सुमित के पास जा रही है, तो वो भी उठकर उसके पीछे आ गई और उसको आवाज देते हुए बोली, आद्या रुको, तुम वैदिक के पास जा रही हो ना? ये कॉफी देनी है उन्हें, ये कॉफी देनी थी उन्हें। चलो मैं भी चलती हूँ, इसी बहाने सुमित से मिल लूंगी, मुलाकातें होंगी तभी तो बात आगे बढ़ेगी, है ना? सही कहा ना मैंने? चलिए, आद्या ने कहा और चल पड़ी और मायरा भी इठलाते हुए पीछे पीछे आ गए। वैदिक और सुमित कोई बात कर रहे थे। आद्या ने रूम नॉक किया और अंदर आ गई। उसके पीछे पीछे मायरा भी आ गई। सुमित ने एक नजर आद्या को देखा और अपनी नजर फोन में कर ली। आद्या ने कहा, भाई कॉफी। वैदिक ने एक कप अपने लिए उठा लिया तो मायरा आगे बढ़ी और झट से दूसरा कप उठाया और सुमित को देते हुए बोली, सुमित ये लो तुम्हारी कॉफी। सुमित को मायरा के वहां होने से बहुत चिढ़ हो रही थी। उसने बिना देखे उससे कहा, मैं कॉफी नहीं पीता। इतना कहकर वो उठकर वॉशरूम में चला गया। वैदिक को ये सब पता था तो उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया और चुपचाप अपनी कॉफी पीता रहा। आद्या की आंखों में हल्की सी नमी थी जिसे छुपाने के लिए वो बाहर चली गई तो मायरा बोली, कोई नहीं, तो ये कॉफी मैं ही पी लेती हूँ। कहकर वो वहीं बैठ गई और कॉफी पीने लगी। दरअसल कॉफी तो बहाना था। वो सोच रही थी कि सुमित बाहर आए तो उससे कुछ बातें करने का मौका मिले, पर सुमित तो बाहर आ ही नहीं रहा था। मायरा को बैठे बैठे आधा घंटा हो चुका था, लेकिन सुमित जब बाहर नहीं आया तो वो मुंह बनाते हुए पैर पटक कर बाहर चली गई। उसके जाते ही वैदिक जोर से बोला, बाहर आ जाओ, अब वो चली गई है। उसकी आवाज सुनते ही वॉशरूम का दरवाजा खुला और सुमित बाहर आकर एक गहरी सांस लेकर काउच पर पसर गया। तू उससे इतना भागता क्यों है? मेरी प्यारी बहन तुझसे इतना प्यार करती है मेरी दोस्त। वैदिक ने सुमित को छेड़ कर कहा, क्योंकि मैं उससे प्यार नहीं करता और उसका जबरदस्ती का प्यार मुझसे हजम नहीं होता। कॉफी भी चली गई हाथ से उसके चक्कर में। सुमित कुड़कर बोला, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में डिनर का टाइम हो जाएगा, खाना ही खा लेंगे। वैदिक ने कहा तो सुमित ने हामी भर दी और सोचने लगा, क्या अजीब किस्मत है मेरी भी। जिससे मोहब्बत करता हूँ वो समझती नहीं और जिसे मैं समझना नहीं चाहता वो मुझसे मोहब्बत होने का दम भरती है। उधर मायरा नीचे आई तो उसे आद्या मिल गई। वो खुश होने का दिखावा करते हुए बोली, तुम्हें पता है आद्या, सुमित ने मुझसे बात करी, मैं आज बहुत खुश हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है दी। आद्या ने फीकी सी मुस्कुराहट देकर कहा, हाँ आई नो, देखना अब बहुत जल्द मैं और सुमित एक दूसरे के साथ होंगे, कितना मजा आएगा ना। कहकर मायरा चली गई और आद्या का चेहरा उतर गया। इधर कोमल जी ने संस्कार और उसके परिवार को डिनर के लिए रोक लिया था। थोड़ी देर बाद जब डिनर रेडी हुआ तो सब खाना खाने लगे। पंखुड़ी और गुंजन दूसरों को सर्व कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि वो बाद में खा लेंगे, तो अमन ने कहा कि वो भी गुंजन के साथ ही खाएगा। सब लोग डिनर कर चुके थे, बस बच्चों को छोड़कर। रात भी काफी हो चुकी थी तो वीरेंद्र जी अपने परिवार के साथ अपने घर चले गए और कोमल जी और अमृत जी आराम करने के लिए अपने कमरे में चले गए। गुंजन ने भंवर से कहा, जाकर वैदिक भैया और सुमित जी को बुला लाओ, उनसे कहना कि पापा ने खाना खा लिया है, इसलिए वो हमारे साथ खाना खाने के लिए आ जाए। जब भी अमृत जी होते तो वैदिक कभी भी सबके साथ बैठकर खाना खाने के लिए नहीं आता था, या तो वो घर पर होता ही नहीं और अगर होता तो अपना खाना कमरे में ही मंगवा लेता। थोड़ी देर बाद वैदिक और सुमित नीचे आए तो गुंजन, अमन और आद्या और पंखुड़ी भी उनके साथ खाने के लिए बैठ गए। वैदिक पंखुड़ी के बगल वाली कुर्सी पर बैठा था और न जाने क्यों उसके अपने पास बैठने से पंखुड़ी बहुत नर्वस हो रही थी। वैदिक ने पंखुड़ी से कहा, वो दम आलू की सब्जी देना जरा। पंखुड़ी ने सब्जी का बर्तन उठाया और उसमें से सब्जी निकालकर वैदिक को परोसने लगी, लेकिन सब्जी परोसते हुए उसके हाथ बुरी तरीके से कांप रहे थे और वैदिक कभी पंखुड़ी के हाथ को तो कभी पंखुड़ी को देख रहा था। पंखुड़ी झुकी हुई नजरों से भी वैदिक की नजर अपने ऊपर महसूस कर सकती थी और वैदिक की गहरी नजरों के कारण उसके हाथ डगमगा गए और सारी सब्जी वैदिक की शर्ट पर फैल गई। सब्जी जरा गर्म थी तो वैदिक को उस जलन का एहसास शर्ट के भीतर अपने स्किन पर भी हुआ और उसके मुंह से आह निकल गई। सबका ध्यान वैदिक और उसके शर्ट पर बिखरी हुई सब्जी पर गया।
पंखुड़ी वैदिक की आह सुनकर घबरा गई और अपना दुपट्टा लेकर उसका शर्ट साफ करने की कोशिश करते हुए बोली, हमें माफ कर दीजिए, वो गलती से हमारा हाथ पता नहीं कैसे फिसल गया। पंखुड़ी अपनी ही धुन में दुपट्टे से शर्ट रगड़े जा रही थी, जिससे वो साफ होने के बजाय और गंदी होती जा रही थी। वैदिक परेशान होकर उसे देख रहा था कि आखिर वो क्या करने की कोशिश कर रही है, और बाकी सबको हंसी आ रही थी। अचानक वैदिक ने पंखुड़ी की दोनों कलाइयों को पकड़ लिया और बोला, हवेली, शर्ट साफ कर रही हो या गंदी? वो पहले ही बहुत गंदी है, प्लीज और गंदा मत करो। वैदिक ने जैसे ही ये कहा, डाइनिंग टेबल पर मौजूद सब के सब ठहाका लगाकर हंस पड़े, जिससे पंखुड़ी झेप गई। उसे लगा कि सब उसे बेवकूफ समझ रहे हैं और उसकी ही हरकत पर हंस रहे हैं। पंखुड़ी की आंखों में पानी भर आई और वो बोली, मैं भी आती हूँ। ऐसा कहकर वो किचन की तरफ चली गई। वैदिक शायद ये समझ गया था। उसने सबको कहा, आप लोग डिनर कंटिन्यू कीजिए, मैं अपनी शर्ट साफ करके अभी आता हूँ। वैदिक भी वहां से चला गया और सब मुस्कुराते हुए खाना खाने लगे। पंखुड़ी किचन में आकर एक कोने में खड़ी हो गई और उसकी आंखों में भरे हुए आंसू छलक निकले। पीछे से वैदिक ने आकर कहा, क्या हुआ हवेली, यहाँ क्यों आ गई? पंखुड़ी ने झटपट अपने आंसू पोंछकर मुड़ते हुए कहा, हम सच कह रहे हैं, वो सब गलती से हुआ, हमने जानबूझकर नहीं किया, कान्हा जी की सौगंध। पंखुड़ी ने वो बात हद दर्जे की मासूमियत से कही थी कि वैदिक के चेहरे पर मुस्कान खेल गई। अगले ही पल पंखुड़ी की आंखों से एक आंसू और गाल पर आ गया तो वैदिक ने सीरियस होकर कहा, तुम रो रही हो? पंखुड़ी ने सर ना में हिलाया। मेरी तरफ देखो, वैदिक ने कहा तो पंखुड़ी ने अपनी बड़ी बड़ी पलकें उठा दी। आंखों में आंसू अभी भी भरे थे तो झट से नजरें झुका ली। उसके आंसू न जाने कैसे असर कर रहे थे वैदिक पर। वो आगे बढ़कर अपने हाथों से उसके आंसू पोंछते हुए बोला, हवेली, तुम भी कमाल करती हो, इतनी मोटी तो बात भी नहीं हुई थी जितने मोटे मोटे आंसू तुम्हारी टंकी से बह निकले। एक बार फिर वैदिक के यूं करीब आ जाने से पंखुड़ी की सांसें तेज हो गई और माथे पर पसीना आने लगा। जैसे ही वैदिक पीछे हटा, उसने अपने उस गंदे दुपट्टे से माथे का पसीना पोंछ लिया तो सब्जी उसके चेहरे पर भी लग गई। जैसे ही वैदिक ने ये देखा, वो जोर जोर से हंसने लगा। पंखुड़ी को समझ नहीं आया कि वो हंस क्यों रहा है। वैदिक हंसते हुए बोला, यार हो क्या तुम? हाँ, सब्जी वाली होली क्यों खेल रही हो, कभी मेरे साथ कभी अपने साथ, ये देखो। कहते हुए वैदिक ने उसे एक थाली में उसका चेहरा दिखाते हुए कहा तो उसने देखा उसके मुंह पर सारी सब्जी लगी हुई है दुपट्टे से। पंखुड़ी सकपका गई और पानी की टैप की तरफ बढ़ गई और पानी से लेकर साफ करने लगी, पर उसे अंदाजा नहीं था तो वैदिक ने उसे कहा, हटो, मैं करता हूँ, वरना तुम अपना चेहरा भी ऐसे ही गंदा कर लोगी जैसे शर्ट की थी। पंखुड़ी ने घबरा कर कहा, नहीं, हम कर लेंगे, आप रहने दो। चुप करके खड़ी रहो, कैसे करोगी मुझे ही पता है, वैदिक ने कहा और उसने वहां से किचन का टॉवल लिया और उसे हल्का सा गीला किया। फिर पंखुड़ी के करीब आकर एक हाथ से उसके चेहरे को पकड़ा और टॉवल से हल्के हल्के साफ करने लगा। पंखुड़ी की नजरें हमेशा की तरह नीचे ही थी और वैदिक की नजर पंखुड़ी को निहार रही थी। कोई इतना मासूम, नेक और खूबसूरत कैसे हो सकता है? वैदिक ऐसा खोया कि चेहरा साफ हो चुका था, पर फिर भी वो बेख्याली में साफ ही करता जा रहा था। तभी पंखुड़ी ने कहा, इतनी ज्यादा लगी है क्या, कितनी देर से साफ ही नहीं हो रही? उसकी बात सुनकर वैदिक होश में आया तो वो एकदम से अपना हाथ पीछे करके बोला, हो गया, जाओ डिनर करो, मैं भी आता हूँ शर्ट साफ करके। पंखुड़ी चली गई और आकर सबके साथ बैठ गई और थोड़ी देर बाद वैदिक भी आया, लेकिन इस बार वो सुमित के बराबर वाली चेयर पर बैठकर खाने लगा। सबने डिनर खत्म किया और अपने अपने रूम में चले गए। पंखुड़ी अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसे वैदिक का सब्जी से जलना याद आ गया। कुछ सोचकर वो उठकर बाहर चली गई। इधर आद्या ने देखा कि उसके जग में पानी नहीं है तो वो पानी लेने चली आई। शायद सब सो चुके थे। बाहर की सारी लाइट्स ऑफ थी। आद्या अब किचन में आई और फ्रिज से पानी निकालकर अपने जग में उड़ेल दिया। तब तक वहां पंखुड़ी भी आ गई। उसे देखकर आद्या ने कहा, क्या हुआ दी, आप अभी तक सोई नहीं, कुछ चाहिए था आपको? पंखुड़ी ने कहा, नहीं, वो आपके भैया सब्जी से जल गए ना हमारी वजह से, पता नहीं कितना जला होगा, तो सोच रहे हैं कि उनके लिए लेप बना दें, उन्हें आराम रहेगा। आद्या उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, क्या बात है दी, कैश एंड ऑल, नॉट बैड। नहीं नहीं, वो हमारी वजह से हुआ ना, बस इसलिए हमें अच्छा नहीं लग रहा। पंखुड़ी ने कहा, ओहो रिलैक्स दी, मैं बस मजाक कर रही थी, आप इतना परेशान क्यों हो जाती हैं? आप बना लीजिए, मैं तो चली सोने। गुड नाइट। गुड नाइट। उधर आद्या अपने कमरे में जा ही रही थी कि किसी ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे एक तरफ को खींच लिया। बाहर से आ रही धीमी धीमी रोशनी में जब आद्या ने उस इंसान का चेहरा देखा तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो इंसान भी आद्या को देखे ही जा रहा था।
आद्या ने देखा तो सामने सुमित खड़ा था। सुमित का हाथ अभी भी आद्या के मुंह को बंद किए हुए था। आद्या ने उसे आंखों से इशारे से हटाने को बोला तो सुमित ने अपना हाथ हटा लिया और आद्या तेज तेज सांसें भरने लगी। फिर बोली, आप पागल है क्या सुमित? जान ही निकाल दी थी आपने मेरी। हाँ, हूँ पागल, सिर्फ तुम्हारे लिए। सुमित ने उसके करीब आते हुए कहा, प्लीज सुमित, कुछ मत बोलिए। आप जानते हैं मायरा दी आपसे प्यार करती है, मैं नहीं। आद्या ने सुमित की तरफ से पीठ फेरते हुए कहा। सुमित ने गुस्से से उसका हाथ पकड़ा और अपनी तरफ मोड़ते हुए कहा, आद्या, कितनी बार कह चुका हूँ, मैं मायरा से प्यार नहीं करता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन मैं आपसे प्यार नहीं करती और ये मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ। आद्या ने खुद को मजबूत करते हुए कहा। एक बार फिर से झूठ मानना पड़ेगा आद्या राठौड़, झूठ बहुत सफाई से बोलती हो तुम। खैर, तुम झुठलाती रहो मेरे प्यार को, लेकिन कान खोलकर एक बात सुन लो, मायरा को जबरदस्ती मुझ पर थोपना बंद करो, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से चुप हूँ। वरना जिस दिन गुस्सा आ गया ना, महादेव की कसम, उस दिन तुम भी मुझे नहीं रोक सकोगी। कहकर सुमित वहां से चला गया। आद्या की आंखों से आंसू बह निकले और वो भागकर अपने कमरे में चली गई। इधर पंखुड़ी ने लेप तैयार किया और अपने कदम वैदिक के कमरे की तरफ बढ़ा दिए। उसने जाकर दरवाजे पर नॉक किया। वैदिक खुद से बोला, कौन हो सकता है इस वक्त? सुमित दरवाजा नॉक करेगा नहीं, फिर कौन? फिर उसने जोर से आवाज देकर कहा, खुला है, अंदर आ जाओ। पंखुड़ी ने जैसे ही दरवाजे को हल्का सा धक्का देकर खोला तो उसकी पायल की आवाज और चूड़ियों की खनक ने उसके आने का पता वैदिक को दे दिया था। वैदिक ने नजरें उठाकर पंखुड़ी को देखा, फिर दीवार पर टंगी घड़ी को जो रात के 11:30 बजे बता रही थी। हवेली, तुम यहाँ क्या करने आई हो? वो भी इस वक्त? किसी ने देख लिया तो क्या सोचेगा तुम्हारे बारे में? वैदिक ने थोड़ा सख्त आवाज में कहा तो पंखुड़ी घबराते हुए बोली, वो हम आपके लिए लेप लाए हैं, सब्जी से जला होगा ना आपको। पंखुड़ी ने लेप की कटोरी झुकाए टेबल पर रख दी। किसने कहा था तुम्हें लेप बनाने को? हाँ, इस बार वैदिक ने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा। पंखुड़ी बिल्कुल सहम गई। वो बोली, हमने सोचा। क्या हमने और क्या सोचा तुमने? मैंने तुम्हारे साथ जरा सी प्यार से बात क्या कर ली? तुम्हारी थोड़ी सी परवाह क्या दिखा दी? तुम्हें लगा तुम जो चाहे कर लोगी? लिसन टू मी वेरी केयरफुली। किचन में जो हुआ वो इसलिए क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ जब कोई आपको गलत समझे तो कैसा महसूस होता है, इसलिए मैं वहाँ तुम्हें अच्छा फील करवाना चाहता था, लेकिन शायद तुम कुछ और समझ बैठी। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी हमदर्दी, जाओ यहाँ से। पंखुड़ी की आंखों में आंसू आ गए और वो जाने के लिए मुड़ गई तो वैदिक बोला, एक मिनट रुको। पंखुड़ी वहीं की वहीं खड़ी हुई तो वैदिक ने कटोरी उठाकर उसके हाथ में थमाते हुए कहा, अपनी हमदर्दी लेती जाओ। पंखुड़ी वहां से चली गई और जैसे ही रूम से बाहर निकली उसके सामने सुमित आ गया। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और पंखुड़ी वहां से चली गई। सुमित अंदर आया और बोला, ये पंखुड़ी इस वक्त यहाँ क्यों आई थी और उनका चेहरा क्यों उतरा हुआ था? लेप लेकर आई थी जलन के लिए। और तूने डांट दिया होगा। क्या यार वैदिक, हमदर्दी पसंद नहीं मुझे। उस वक्त भी सबने यकीन करने के बजाय हमदर्दी जताई थी मुझसे। तब से बहुत चिढ़ाती है। गुस्सा करो, नफरत करो, सब चलेगा, बस हमदर्दी नहीं। अच्छा शांत हो जा और चल सो जा, अब बहुत रात हो गई है। गुड नाइट। दोनों लाइट ऑफ करके सो गए। इधर अमृत जी और कोमल जी बेड पर करवटें बदल रहे थे। थोड़ी देर बाद अमृत जी ने कोमल जी से कहा, क्या हुआ कोमल, नींद नहीं आ रही क्या? नहीं, और आपको? मुझे भी नहीं आ रही, अमृत जी ने जवाब दिया। आएगी भी कैसे? एक बार फिर कुसुम भाभी के मुंह से वही कड़वी बातें सुनी। जब भी बोलती हैं उतना ही दर्द देती हैं जितना पहली बार में दिया था। पर कर भी क्या सकते हैं कोमल, गलती तो खुद हमारे बच्चे ने की थी। अमृत जी ने कहा, हाँ इसलिए तो मजबूर है, वरना कोई हमारी औलाद को हमारे सामने इतना बुरा भला कहे और हम कुछ न करें, ऐसा मुमकिन है क्या भला? कोमल जी ने अफसोस के साथ बोला, हाँ। और एक हमारी औलाद को देखो, उस दिन के बाद से शहजादे की अकड़, गुस्सा और बदतमीजी दुगनी हो गई है। हम बाप हैं उसके, मगर वो हमें मिस्टर राठौड़ कहकर बुलाता है। हम बाप हैं उसके, मगर वो हमें मिस्टर राठौड़ कहकर बुलाता है। गुस्सा है आपसे, पूरे स्टाफ के सामने हाथ उठाया था आपने उस पर, तो क्या करते? उसकी करतूत ने हमारा सर सबके सामने झुका दिया था। इतना गुस्सा आया था कि हमारा हाथ उठ गया था। अमृत जी की आंखों में एक बार फिर रोष उतर आया। जो होना था सो हो गया। अब तो भगवान से एक ही प्रार्थना है कि मेरा परिवार फिर से एक साथ हो जाए। आपके और वैदिक के बीच ये दुनिया खत्म हो जाए। अपनों के बीच ये फासले बहुत खटकते हैं। कोमल जी ने कहा, सो जाइए कोमल, सुबह उठना भी है। कहकर अमृत जी ने दूसरी तरफ को करवट ले ली। इधर पंखुड़ी अपने रूम में आई और गुस्से में कटोरी एक तरफ को रखकर बेड पर जा बैठी और खुद को डांटने लगी। पागल हो तुम पंखुड़ी, जाना ही नहीं चाहिए था।
ये वैदिक जी तुम्हारी परवाह के लायक है ही नहीं। तुम गई थी ताकि उनका दर्द कम कर सको, और वो उन्होंने क्या किया? हमदर्दी का ताना दे दिया और डांट कर भगा दिया। आगे से तुम्हें जरूरत नहीं है उनके लिए कुछ भी करने की। खबरदार जो उनसे बात भी की तो बात नहीं, देखना भी मत उनकी तरफ, समझी? बेचैन सी पंखुड़ी बेड पर लेट गई, पर नींद तो उड़ चुकी थी उसकी। इधर कोई और भी था जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे रात की तन्हाई में। वो थी आद्या। सुमित के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे और उसके सामने पिछली सब बातें एक एक करके सामने आने लगी जब वो पहली बार सुमित से मिली थी। सुमित और वैदिक की दोस्ती कॉलेज की शुरुआत से ही हो गई थी। उस वक्त आद्या स्कूल में थी। दोस्ती के चलते सुमित वैदिक के साथ घर आने लगा था। देखने में स्मार्ट, हंसमुख और सरल स्वभाव का सुमित पहली नजर में ही आद्या को भा गया था। जब भी सुमित घर आता, आद्या उसे चोरी चोरी देखा करती, और जब सुमित को कई दिन हो जाते बिना आए तो उसे देखने के लिए बेचैन हो उठती। एक तो अल्हड़ उम्र, ऊपर से पहली मोहब्बत, सब जोर पर अपना काम कर रहे थे। एक दिन वैदिक और सुमित घर आ रहे थे तो सुमित की टक्कर घर से बाहर जाती आद्या से हो गई। आद्या गिरने को हुई तो सुमित ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। डर से अपनी पलकों को मूंदे सुमित की बाजुओं को कसकर थामे मासूम और खूबसूरत आद्या को सुमित पहली नजर में अपना दिल दे बैठा। फिर सिलसिला शुरू हुआ दोनों के एक दूसरे को देखने का। फिर धीरे धीरे जान पहचान हुई और फिर हल्की फुल्की दोस्ती। लेकिन इन सब के बीच में जो गहरा हो चुका था वो था इन दोनों की एक दूसरे के लिए अनकही मोहब्बत। शायद दोनों ही जानते थे कि दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन कहने की हिम्मत शायद किसी में नहीं थी। इस बीच वैदिक और सुमित राठौड़ इंडस्ट्रीज ज्वाइन कर चुके थे और आद्या का कॉलेज में पहला साल था। इस बीच मायरा भी सुमित से मिली और उस पर फिदा हो गई। अक्सर उससे मिलने और बात करने के बहाने तलाशा करती। उसे अपनी खूबसूरती से, कपड़ों से और बातों से रिझाने की कोशिश करती, पर सुमित के दिल और दिमाग पर आद्या का कब्जा था और फिर ना किसी के बारे में वो सोच सकता था और ना चाहता था। ये सब चल ही रहा था कि सुमित और वैदिक को राठौड़ इंडस्ट्रीज छोड़नी पड़ी। हालात ऐसे हो गए थे कि वैदिक सुमित के साथ शिफ्ट हो गया था। अब जब वैदिक ही घर पर नहीं था तो सुमित के घर आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सुमित और आद्या दोनों ही एक दूसरे से मिलने को बेचैन थे और एक दिन बेचैनी को राहत मिल ही गई जब अमन और गुंजन की शादी हुई। घर में शादी के चलते वैदिक को कोमल जी के कहने पर घर आना ही पड़ा। शादी के समय ठान लिया था कि बस बहुत हुआ, अब वो आद्या को अपने मन की बात कह देगा। और एक दिन शादी की रस्म के चलते सुमित ने आद्या से उसकी मोहब्बत का इजहार कर ही दिया। आद्या जवाब में कुछ कह पाती उससे पहले ही किसी ने उसे आवाज दी तो वो चली गई। सुमित बेसब्री से जवाब के इंतजार में था। आद्या खुश थी और जल्द से जल्द सुमित को बता देना चाहती थी कि वो भी उसे बहुत चाहती है, पर यह सब इतना आसान नहीं था। मायरा सब देख और सुन चुकी थी। उससे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने कुछ सोचा और आद्या के पास जाकर बोली, आद्या तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ मायरा दी बोलिए। वो मैं सुमित से प्यार करने लगी हूँ, मैं उसके बिना जी नहीं सकती। आद्या ने ये सब सुना तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। फिर उसने बोला, तो आप जाकर उनसे कह दीजिए। कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो तो तुमसे प्यार करता है। जब तक तुम हो वो मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। मायरा ने कहा, तो मैं क्या करूं? तुम उससे जाकर कह दो कि तुम उससे प्यार नहीं करती। फिर उसके बाद सुमित के पास मेरे अलावा कोई और रास्ता नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं कर सकती थी, मैं उनको हर्ट नहीं कर सकती। उसकी बात सुनकर मायरा को गुस्सा आ गया और वो बोली, तुम दोनों भाई बहन एक जैसे हो। वैदिक मेरे संस्कार भैया की खुशियों के पीछे पड़ा है और तुम अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हो। एक बात याद रखना, अभी वैदिक ने जो किया है ना, उससे बस रिश्तों में खटास आई है, लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं ये रिश्ते तोड़वा दूंगी। और तुम्हें तो पता है छोटे पापा को हम सब कितने प्यारे हैं। जब उनको पता लगेगा कि ये सब उनकी बेटी की वजह से हुआ है तो बेचारे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो सोच लो सुमित, ये अपने पापा की खुशियां। कहकर मायरा चली गई। मायरा अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी, ये आद्या को पता था। जो वो कहकर गई है जरूर कर देगी। सोचकर आद्या जमीन पर बैठकर रोने लगी। उसने अपने पापा और उनके रिश्ते को बचाने के लिए सुमित के प्यार को ठुकराने का फैसला लिया। जब उसने सुमित से कहा कि वो उससे प्यार नहीं करती तो सुमित को यकीन नहीं हुआ, पर उसने आद्या के साथ जबरदस्ती नहीं की, लेकिन उसे ये जरूर कह दिया था कि उसके दिल में सिर्फ वही रहेगी। इधर मायरा खुश थी कि आद्या बीच से हट गई। उसने कोशिश तेज कर दी सुमित के करीब आने की। वो आद्या को सीढ़ी बनाकर इस्तेमाल कर रही थी। धीरे धीरे सुमित को पता तो चल गया था कि मायरा की वजह से आद्या उसे ठुकरा रही है, लेकिन क्यों ये नहीं पता चला। उसने बहुत बार उससे पूछना चाहा, जानना चाहा, पर हर बार एक ही जवाब होता, ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी की वजह से कुछ नहीं कर रही, मैं बस आपसे प्यार नहीं करती। लेकिन आंखें कहाँ झूठ बोलती हैं। आद्या की आंखों में सुमित के लिए परवाह के साथ प्यार था। मायरा को उसके करीब देखकर दर्द और जलन थी।
जो वो सुमित से छुपा नहीं पाती। इसलिए सुमित बार बार कोशिश करता आद्या को एहसास दिलाने की कि मायरा का वो कभी नहीं हो सकता। लेकिन आद्या अपने डर से आजाद नहीं हो पा रही थी। उसे डर था कि मायरा कहीं उसके परिवार को नुकसान ना पहुंचा दे। वैदिक के टाइम पर पापा टूट गए थे, दोबारा ये सब वो सहन नहीं कर पाएंगे। यही सब सोचकर आज फिर से एक बार उसने सुमित को दुत्कार दिया। आद्या अपने ख्यालों से बाहर आई और रोते हुए बोली, आज भी आपसे प्यार करती हूँ, हमेशा करती रहूंगी। बस हिम्मत नहीं है मुझ में कि आपसे कह सकूं, क्योंकि अगर कह दिया तो आपको रोकना मुश्किल हो जाएगा सुमित।